हेलो फ्रेंड। तो जैसे कि बता दें आपको कि सुपर टेट और टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है बाल मनोविज्ञान की। और इसमें आपको हम डेली टॉपिक वाइज हम प्रैक्टिस कराएंगे। इसमें आपको हम डेली टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कराएंगे और साथ ही साथ आप इसमें आप देख सकते हैं कि आपकी तैयारी कितना बेहतर हुई है। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं देर न करते हुए। और जो मित्र चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है तो थोड़ा सा इसको शेयर कर दीजिए। चलिए आगे बात करते हैं। तो आपके स्क्रीन पे सबसे पहला प्रश्न ये है कि व्यक्तिक विभिन्नता एवं बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। ये आपका अध्याय 1 है। यहाँ से क्वेश्चन हमने ये उठाया है। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि व्यक्तिक विभिन्नता का मुख्य कारण क्या माना जाता है। तो चलिए कमेंट करके बताइए। पहला ऑप्शन है कि केवल भौगोलिक वातावरण, केवल सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति, अनुवांशिकी एवं पर्यावरण की अंतःक्रिया, पिता का शैक्षिक स्तर। चलिए इसका आंसर करिए। जो इसका राइट आंसर बनेगा अनुवांशिकता और पर्यावरण की अंतःक्रिया। क्या बनेगा? अनुवांशिकता और पर्यावरण की अंतःक्रिया। चलिए आगे चलते हैं। इसकी थोड़ा सा डिटेल्स में हम लोग व्याख्या भी करते चलेंगे। तो यहाँ जो राइट आंसर बना है ऑप्शन नंबर सी। देखिए ये लिखा है कि आधुनिक बाल मनोविज्ञान के अनुसार दुनिया में कोई दो व्यक्ति एक जैसे नहीं होते, क्योंकि प्रत्येक बालक को अपने माता पिता से अलग आनुवंशिक गुण, हेरिडिटी, आनुवंशिकता मतलब हेरिडिटी मिलते हैं और उसका पालन पोषण भी अलग वातावरण में होता है। विकास इन दोनों का संयुक्त परिणाम है। यानी इसके कहने का मतलब ये है कि जो आधुनिक बाल मनोविज्ञान के अनुसार दुनिया में कोई दो व्यक्ति एक समान नहीं होते हैं। प्रत्येक बालक अपने माता पिता से अलग आनुवंशिकी गुण, उसके कुछ न कुछ गुण मिलते हैं, लेकिन उसका पालन पोषण भी अलग वातावरण में होता है और विकास इन दोनों का एक संयुक्त परिणाम है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, लिखा है कि कोई भी दो व्यक्ति अपनी शारीरिक, मानसिकी और संवेगात्मक संरचना में पूरी तरह एक जैसे नहीं होते हैं। यह कथन बाल विकास को किस सिद्धांत को दर्शाता है? चलिए इसका आप आंसर करिए। ऑप्शन ए है यहाँ पे कि समान प्रतिमान का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत और सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। चलिए इसका आंसर करिए। तो जो इसका राइट आंसर बन जाएगा, ये बन जाएगा व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। क्या बन जाएगा? व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। ये राइट आंसर बनेगा इसका, व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन, इसका थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं कि लिखा क्या है व्याख्या में कि यह सिद्धांत स्पष्ट करता है, यह सिद्धांत जो है स्पष्ट करता है कि प्रत्येक बालक के विकास की गति, उसका स्वभाव, उसकी गति और क्या लिखा है, संवेग, गति और संवेग दूसरे से भिन्न होते हैं। यहाँ तक कि समरूप जुड़वा बच्चे भी पूरी तरह से एक जैसे नहीं होते हैं। यह सिद्धांत यही स्पष्ट करता है कि प्रत्येक बालक के विकास की जो गति होती है, उसका स्वभाव, उसके बुद्धि और संवेग दूसरों से भिन्न होते हैं। यहाँ तक समरूप जुड़वा भी बच्चे पूरी तरह एक जैसे नहीं होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्राथमिक स्तर की कक्षा में व्यक्तिक विभिन्नता को संभालने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? भाई क्या करना चाहिए? तो सभी छात्रों के लिए समान कठोर नियम लागू करने चाहिए। शिक्षण और मूल्यांकन के विविध लचीले तरीकों का उपयोग करना चाहिए। कम अंक पाने वाले छात्रों का अलग कक्षा में बैठाना चाहिए या केवल मेधावी छात्रों को पूरी तरह ध्यान केंद्रित करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर आप बताइए। चलिए जो इसका राइट आंसर बनेगा आपका शिक्षण और मूल्यांकन, क्या बनेगा कि शिक्षण और मूल्यांकन के विविध लचीले तरीकों का उपयोग करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो यहाँ इसकी व्याख्या लिखा है कि शिक्षण और मूल्यांकन के
विधि व लचीले तरीकों का उपयोग करना चाहिए। एक कक्षा में अलग अलग बुद्धि, रुचि और पृष्ठभूमि के बच्चे होते हैं, इसलिए शिक्षक को अपनी शिक्षण विधियां और परीक्षाओं में लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी रखना चाहिए ताकि हर बच्चा अपने गति से सीख सके। कठोर नियम या बच्चों को अलग बैठाना क्या है, एक नकारात्मक है। क्या है, एक नकारात्मक है। तो बच्चे को सर्वोपरि रखना है, नकारात्मक कुछ नहीं देखना है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है क्या कह रहा है, जो अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि बाल विकास में वंशानुक्रम को किस प्रकार की सामाजिक संरचना माना जाता है। चलिए इसका आंसर करिए। बाल विकास में वंशानुक्रम को किस प्रकार सामाजिक संरचना माना जाता है। प्राथमिक माना जाता है, गतिक माना जाता है, द्वितीयक माना जाता है या स्थिर माना जाता है। चलिए इसका आंसर करिए भाई। जो इसका राइट आंसर बनेगा स्थिर। क्या माना जाता है, स्थिर माना जाता है। जो बाल विकास के वंशानुक्रम हेरिडिटी को सामाजिक संरचना स्थिर मानी जाती है। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। जो इसकी व्याख्या है ध्यान से देखिए कि अनुवांशिकता एवं वंशानुक्रम को स्थिर माना जाता है। क्या माना जाता है, स्थिर माना जाता है, स्टैटिक, क्योंकि गर्भाधारण के समय जीन बच्चे को मिल जाते हैं, उन्हें जीवन भर बदला नहीं जा सकता है। इसके विपरीत पर्यावरण गत्यात्मक या परिवर्तनशील होता है। जो इनके अनुवांशिक और वंशानुक्रम की जो स्थिति है वो स्थिर मानी जाती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भाई क्या कह रहा है, देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक बाल विकास को प्रभावित करने वाला मुख्य आंतरिक कारक है। क्या बच्चों की बुद्धिमत्ता और आनुवंशिकता गुण, या परिवार की आर्थिक स्थिति, या सामाजिक सांस्कृतिक की पृष्ठभूमि, या विद्यालय का भौतिक वातावरण। चलिए इसका आंसर करिए। जो इसका राइट आंसर बनेगा बच्चे की बुद्धिमत्ता और आनुवंशिकी गुण। क्या बनेगा, बच्चे की बुद्धिमत्ता और आनुवंशिकी गुण। चलिए इसका थोड़ा सा हम व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या यह है, क्या कह रहा है व्याख्या, व्याख्या यह कह रहा है कि आंतरिक कारक वे होते हैं जो बच्चे के भीतर जन्म से मौजूद होते हैं। जो आंतरिक कारक होते हैं बच्चे के भीतर जन्म से मौजूद होते हैं, जैसे उसकी बुद्धि, आनुवंशिक बनावट या शारीरिक स्वास्थ्य, संवेगात्मक प्रकृति। जबकि परिवार, समाज और विद्यालय बाहरी कारक हैं। क्या है, जो कि परिवार और समाज जो विद्यालय है ये क्या है, बाहरी कारक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है भाई क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि व्यक्तिक विभिन्नता के क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। शारीरिक बनावट की भिन्नता, या मानसिक योग्यताओं की भिन्नता, या संवेगात्मक अभिव्यक्ति की भिन्नता, या राष्ट्रीय और नागरिकता की भिन्नता। चलिए इसका आंसर करिए आप लोग। जो इसका राइट आंसर बनेगा कि राष्ट्रीयता और नागरिकता की भिन्नता। लिखा क्या है, व्यक्तिक भिन्नता के क्षेत्र में निम्नलिखित में कौन सा शामिल नहीं है भैया। शारीरिक बनावट की भिन्नता भी शामिल है, ये नहीं हो सकता। मानसिक योग्यताओं की भिन्नता, ये भी नहीं हो सकता। और संवेगात्मक अभिव्यक्ति की भिन्नता, ये भी। ये तीनों हो सकते हैं। और पूछा क्या आपसे, नहीं पूछा है। तो राष्ट्रीय और नागरिकता की भिन्नता। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसकी व्याख्या देख लेते हैं। लिखा है कि, देखिए लिखा है, थोड़ा सा इसको ऊपर कर दें, कि बाल मनोविज्ञान में व्यक्तिक विभिन्नता के अंतर्गत केवल उन पक्षों का अध्ययन किया जाता है जो बालक के सीखने और विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, जैसे शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक और रुचि की विभिन्नता। राष्ट्रीय या नागरिकता एक कानूनी पहचान है और मनोवैज्ञानिक भिन्नता नहीं है। जो राष्ट्रीय और नागरिकता है ये कौन सी एक कानूनी पहचान है। कौन पहचान है भैया, कानूनी पहचान, ये कोई भिन्नता नहीं है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है क्या कह रहा है देख लेते हैं। चलिए अब सही है। चलिए आइए देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि बच्चों के विकास पर
पर्यावरण के गहन प्रभाव को स्पष्ट करने के लिए मनोवैज्ञानिक द्वारा किया गया जंगली बालक जैसे अमला और कमला का अध्ययन किस बात का प्रमाण है? चलिए इसका आंसर करिए। ऑप्शन है शारीरिक विकास में आनुवंशिकता ही सब कुछ है, सामाजिक और भाषाई विकास के लिए उचित पर्यावरण अनिवार्य है, पर्यावरण का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, विकास केवल एक निश्चित आयु तक होती है। चलिए इसका आंसर करिए भैया सतवां का। तो सामाजिक और भाषाई विकास के लिए उचित पर्यावरण अनिवार्य है। जब तक सामाजिक और भाषा यानी भाषा विकास उसका नहीं होगा तो उसका कैसे उसका कोई विकास होगा, कैसे उसका पर्यावरण में उसका निहित होगा। चलिए इसका थोड़ा सा हम व्याख्या समझ लेते हैं। व्याख्या क्या कह रहा है? कह रहा है कि भेड़ियों या जंगल में पले बच्चे जैसे अमला कमला के अध्ययन से पता चला कि यदि मनुष्य के बच्चे को समाज और भाषा का माहौल न मिले तो वह इंसान की तरह नहीं बोल पाता है और न ही व्यवहार कर पाता है। यह सिद्ध करता है कि पर्यावरण विकास के लिए बहुत ही जरूरी है। तो पर्यावरण क्या है? विकास के लिए बहुत ही जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको देखिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को बताइए। कह रहा है कि फ्रांसीसी गाल्टन ने अपनी किस प्रसिद्ध पुस्तक में वैयक्तिक विभिन्नता का वैज्ञानिक अध्ययन सबसे पहले प्रस्तुत किया गया था? चलिए ऑप्शन है द माइंड ऑफ चाइल्ड, हेरिडिटी जीनियस, एमिल और द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। चलिए इसका आंसर करिए। तो हेरिडिटी जीनियस कौन सा है? हेरिडिटी जीनियस इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है। किनकी? तो फ्रांसिस गाल्टन का जो ये हेरिडिटी जीनियस है एक बहुत ही महत्वपूर्ण इनकी पुस्तक है। इसको याद रखिएगा, ये कई बार एग्जामों में पूछी जा चुकी है। चलिए इसकी थोड़ा सा हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या क्या है भैया? कह रहा है कि सर फ्रांसिस गाल्टन को व्यक्ति भिन्नता का जनक यानी फादर ऑफ डिफरेंटल साइकोलॉजी कहा जाता है। उन्होंने 1869 में अपनी पुस्तक हेरिडिटी जीनियस में यह बात साबित करने का प्रयास किया था, मानव के मानसिक गुण और वंशानुगत होते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न पे आ जाते हैं। क्या कह रहा है भैया 9वां प्रश्न? ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में पोषण किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? एकदम इम्पॉर्टेंट है भैया, इस प्रश्न को एकदम इम्पॉर्टेंट लगा लीजिए। या आनुवांशिकी कारक, या वातावरणीय भौतिक कारक, या जन्मजात कारक, या आध्यात्मिक कारक। चलिए इसका आंसर करिए आप लोग, कौन से कारक होते हैं इसका आंसर करिए। तो जो राइट इसका आंसर बनेगा, ठीक, वातावरणीय और भौतिकी कारण। क्या बनेगा? वातावरणीय भौतिकी कारण। चलिए इसका थोड़ा सा हम लोग डिटेल्स में इसको देख लेते हैं, इसकी व्याख्या। चलिए क्या कह रहा है, थोड़ा सा हम इसको इधर खिसका दें जिससे कि आसानी होगी हमको टच करने में। देखिए कह रहा है कि बच्चों को मिलने वाला भोजन, पोषण और बीमारियां या चोटों से यह बाहरी वातावरण का हिस्सा है। गर्भावस्था के दौरान या जन्म के बाद मिलने वाला भौतिक परिवेश बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास को तय करता है। ठीक ना? जो भी बच्चों को मिलने वाला भोजन होता है या पोषण होता है, जो कि उनको कई बीमारियों से या बाहरी वातावरण का मतलब एक हिस्सा माना जाता है, और गर्भावस्था के दौरान या जन्म के बाद मिलने वाले भौतिक परिवेश जो होते हैं उनके शारीरिक और मानसिक विकास उनका तय करता है। ठीक ना? इस बात को ध्यान से समझिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है, लिखा है कि कक्षा में छात्रों के सीखने की जो शैली है, लर्निंग स्टाइल जिसे हम कहते हैं, में भिन्नता किसका उदाहरण है? सामाजिक भिन्नता का, कि लैंगिक भिन्नता का, कि व्यक्ति विभिन्नता का, कि आर्थिक विभिन्नता का? तो जो आप आसानी से इसका प्रश्न सभी लोग आंसर इसका जानते हैं, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा व्यक्तिक विभिन्नता। क्या बनेगा? व्यक्तिक विभिन्नता। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
तो इसमें थोड़ा सा हम व्याख्या है इसको देख लेते हैं। कह रहा है कि कुछ छात्र देखकर यानी विजुअल, विजुअल में होता है देखना, देखकर जल्दी सीख जाते हैं। कुछ ऑडिटरी यानी सुनकर, और कुछ करके यानी काइनेस्थिक करके यानी सीखने के तरीके से यह सीधे तौर पर व्यक्तिक विभिन्नता को प्रदर्शित करता है। कुछ छात्र देखकर सीखते हैं, कुछ छात्र सुनकर सीखते हैं और कुछ छात्र करके सीखते हैं। तो चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है क्या कह रहा है, जो हमारा अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि एक समावेशी कक्षा में व्यक्तिक विभिन्नता को सफलतापूर्वक संबोधित करने के लिए क्या आवश्यक है। पाठ्यक्रम और समय सारणी में लचीलापन, बुद्धि का उनकी बुद्धि पर आधार पृथक्करण, या अत्यधिक कठिन और मानकीकृत परीक्षाएं, केवल व्याख्यान विधि का निरंतर प्रयोग। देखिए सबसे बता दें पहले कि जो इसमें करेक्ट आंसर होगा आपका 11 का, ये सभी को पता है कि कौन सा होगा। यानी कि जहां में किसी की फ्लेक्सिबिलिटी की बात की जाए यानी कि लचीलापन की बात की जाए, तो पाठ्यक्रम और समय सारणी में लचीलापन होना चाहिए। ठीक, बच्चों के अनुसार होना चाहिए। ठीक, चलिए थोड़ी सी हम इसकी व्याख्या कर लेते हैं। व्याख्या जो है इसकी, जो इसकी व्याख्या है कह रहा है कि समावेशी शिक्षा का नियम है कि स्कूल को बच्चे की जरूरतों के अनुसार बदलना चाहिए। बच्चों के अनुसार, अभी हमने बात किया है ना कि बच्चों के अनुसार ही होना चाहिए, ना कि स्कूल के अनुसार, ना कि स्कूल के अनुसार। इसलिए पाठ्यक्रम और टाइम टेबल में लचीलापन होना सबसे महत्वपूर्ण है। क्या है? सबसे महत्वपूर्ण है। अब हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ पढ़ते हैं। कह रहा है कि जुड़वा बच्चे में भी व्यवहार और रुचियां में अंतर पाया जाना बाल मनोविज्ञान के अनुसार क्या सिद्ध करता है। पर्यावरण का विकास पर कोई नियंत्रण नहीं है, या समान आनुवंशिकता पर कोई भी वातावरण भिन्नता ला सकता है, या आनुवंशिकता पूरी तरह निष्क्रिय होती है, या दोनों बच्चों की बुद्धि हमेशा समान होती है। चलिए इसका आंसर करिए भैया 12 नंबर का। तो जो इसका राइट आंसर बनेगा कि समान आनुवंशिकता होने पर भी वातावरण क्या करता है? भिन्नता लाता है। क्या करता है? भिन्नता लाता है। थोड़ी सी इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है यहाँ पे कि समरूप या समान जुड़वा बच्चों को आनुवंशिक ढांचा 100% एक जैसा होता है। इसके बावजूद यदि उनकी रुचियां या व्यवहार में अंतर है, तो इसका एकमात्र कारण है कि उन्हें मिलने वाला व्यक्तिगत वातावरण और अनुभव अलग अलग दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अलग अलग दे रहे हैं। जो उनको इन्वायरमेंट से मिलता है वो भिन्न भिन्न मिलेगा भाई ना। उनको जो भी इन्वायरमेंट से मिल रहा है वो क्या मिलेगा? उनको अलग अलग मिलेगा। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ये क्या कह रहे हैं भैया? देखिए ध्यान से। कह रहा है कि विकास वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल है। जैसे डेवलपमेंट बराबर हेरिडिटी मल्टीपल बाय एनवायरमेंट। यह प्रसिद्ध विचार किस मनोवैज्ञानिक का था? क्या वुडवर्ड का था, थॉर्नडाइक का था, स्किनर का था, कि जेवी वाटसन का था? चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर करिएगा। तो जो विकास वंशानुक्रम का वातावरण का जो गुणनफल है, ये कौन दिया था? तो ये वुडवर्थ। कौन दिए थे? वुडवर्थ ने दिया था। कौन दिया था? वुडवर्थ। ये राइट आंसर इसका बनेगा वुडवर्थ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है कि प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक आर.एस. वुडवर्थ ने कहा कि वंशानुक्रम और वातावरण जोड़ नहीं बल्कि इन दोनों का क्या है? गुणनफल है। क्या है? यानी दोनों में से किसी एक के बिना भी विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है। ठीक ना? चलिए आगे देखिए। अगला क्वेश्चन जो 14 नंबर क्वेश्चन है उसकी बात कर लेते हैं। क्या कह रहा है? 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षार्थियों में संकल्पनात्मक समझ विकसित करने के लिए व्यक्तिक विभिन्नता को कम करने के लिए शिक्षक को बढ़ावा देना चाहिए। क्या बढ़ावा देना चाहिए? रटने और अभ्यास पर
प्रतिस्पर्धा और पुरस्कारों पर संवाद और खोजी अधिगम पर, केवल पाठ्यपुस्तक केंद्रित शिक्षण पर। चलिए इसका आंसर करिएगा। देखिए रटने पे तो एकदम नहीं, अभ्यास तो एक तरह से ठीक है लेकिन रटने पे एकदम नहीं। प्रतिस्पर्धा यानी कि उनके अंदर जिज्ञासा है, क्यूरियोसिटी। और पुरस्कारों, ये भी गलत है, पुरस्कारों पे नहीं। संवाद और खोजी अधिगम, ये सही है, यानी कि वो संवाद करें, एक दूसरे से क्या करें, संवाद करें और वो खोज करें, सर्च करें, उसके ऊपर क्या करें, वो सर्च करें। ठीक, अगले क्वेश्चन थोड़ा सा हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है इसकी कि रटना या केवल परीक्षाओं पर ध्यान देने से बच्चों की विभिन्नता का सम्मान नहीं होता। जब कक्षा में चर्चा या संवाद या खोजबीन को बढ़ावा दिया जाता है तो हर बच्चा अपनी क्षमता के अनुसार सक्रिय होकर सीखता है। क्या करता है, सक्रिय। ज्यादातर बच्चा क्या होता है, सक्रिय होता है, ठीक ना, जब वो खोजबीन करता है, ठीक ना। चलिए, तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, हम इसके तरफ बढ़ते हैं। तो 15 क्वेश्चन आज हमने लिया है। अगर ये क्वेश्चन आपको पसंद आए हों, अच्छे लगे हों, आपके एग्जाम से महत्वपूर्ण हो, तो इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिएगा, लाइक करिएगा कि दूसरों के पास भी ये पहुंच सके। चलिए, लिखा है कि लड़कों को गणित और विज्ञान में बेहतर मानना था, लड़कियों को कला और गृह विज्ञान में बेहतर मानना किस प्रकार की विभिन्नता या सोच को बढ़ावा देता है। देखिए ये सीटेट का क्वेश्चन है, किसका है ये, सीटेट का क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, ये तर्क बेस है। चलिए, क्या यह जरूरी है कि सिर्फ लड़के गणित और विज्ञान में बेहतर होते हैं, लड़कियां नहीं होती हैं? तो किस प्रकार का यह है, तो यह है जेंडर रूढ़िवादिता। न ही संवेगात्मक भिन्नता होगा, न ही रचनात्मक होगा, न ही गत्यात्मक होगा। कौन होगा, जेंडरवाद रूढ़िता। चलिए थोड़ा सा हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जो इसकी व्याख्या है कि बिना किसी वैज्ञानिक आधार पर, केवल लिंग के आधार पर यह मान लेना कि कोई विशेष कार्य केवल लड़के या लड़कियां ही कर सकते हैं, तो जेंडर रूढ़िवादिता कहलाता है। क्या कहलाता है, जेंडर रूढ़िवादिता। या कोई जैविक या वास्तविक व्यक्तिक विभिन्नता नहीं, बल्कि समाज द्वारा बनाई गई संकीर्ण सोच है। बल्कि समाज द्वारा बनाई गई ये क्या है, संकीर्ण सोच है। तो ये रहा आज का सेशन। तो आप कमेंट करके बताएंगे कि कैसा लगा आज का ये सेशन। और कुछ प्रश्न बहुत तगड़े थे जो कि आपके एग्जाम से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करिएगा। चलिए ठीक है, जय हिंद, जय भारत।